हम पढ़ रहे हैं अभी क्या चीज, क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मूल ढांचा, मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना। ठीक है। तो एक्चुअली ये चैप्टर बना किस लिए है, ये मूल संरचना का मतलब कब आया सामने? संविधान जब बना था तो संविधान में ये चीजें संविधान की व्याख्या में ही समझ में नहीं आ रहा था। समझ में क्या आ रहा था, शुरू में लड़ाई, मतलब कैसे बहस चल गई थी इसके बीच में, कोर्ट और कोर्ट वर्सेस कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में, संसद के बीच में। ठीक है, कि पार्लियामेंट की कितनी पावर है। ठीक है, पार्लियामेंट की पावर कितनी है, कितना ज्यादा वो संविधान को बदल सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट शासन करने के लिए कितना ज्यादा संविधान को बदल सकती है अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि संविधान को बदलना जरूरी है। परिवर्तन के साथ साथ, ये तो सबने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ग्रैनविल ऑस्टिन, सबने कहा था, हमने ऊपर पढ़ा भी। तो कितना बदला जाए, कितना हद तक वो बदल सके, उसको कितनी ताकत मिली। तो जब संविधान 1950 में लागू हुआ तो 1951 में ही पहला केस आ गया, पहला संशोधन हो गया। ठीक है, पहला संशोधन ही किसको लेके हुआ, मौलिक अधिकार को लेके हुआ। ठीक है, पहला संशोधन ही मौलिक अधिकार को लेकर। कौन सा मौलिक अधिकार? संपत्ति। ठीक है, संपत्ति को लेकर। एक्चुअली संपत्ति के अधिकार को लेकर शुरू में इतना बहस क्यों हुआ था, क्योंकि शुरू में जो भारत जब आजाद हुआ था ना, तो जमीन का बंटवारा आजादी के समय, आजादी के समय जो जमीन थी, वो जमीन का बंटवारा बहुत अलग तरीके से था। जमीन क्योंकि शुरू में जमींदारी सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था थी, तो कुछ लोगों के पास बहुत अधिक जमीन थी, हजारों एकड़ जमीन है, और कई ऐसे लोग थे, ज्यादातर लोगों के पास जमीन या तो नहीं थी या बहुत कम थी। मतलब कुछ लोग थे, थोड़े लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, और बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है। ठीक है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इस व्यवस्था को खत्म करना जरूरी था। जब लोगों को जमीन नहीं मिलेगी तो लोग कैसे वो करेंगे, जब तक जमीन नहीं मिलेगी तब तक कैसे वो विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आर्थिक विकास कैसे होगा देश का। तो इसीलिए सबसे पहले जमीन को जमीन कानून कई जगह बने, जमीन को लेके कई जगह कानून बने, कई स्टेट्स में। ठीक है, उन्होंने अपने अपने स्टेट में जमींदारी व्यवस्था खत्म करनी शुरू कर दी। सबने अपने अपने स्टेट में जमींदारी व्यवस्था खत्म करनी शुरू कर दी। और आर्टिकल 9 में, सॉरी, अनुसूची 9 में यही चीज है। अनुसूची 9 पढ़ोगे तो ज्यादातर जो, लगभग सभी केसेस, सभी जो अनुसूची में सभी जो खंड जो भी दिए हुए हैं, वो जमीन को उसके लेके ही दिए गए हैं। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भूमि कानून, ज्यादातर क्या है, जमीन क्या, भूमि कानून है। अगर आप अनुसूची 9 देखोगे इसमें से, ये रहा अनुसूची 9। ठीक है, अनुसूची 9 देखेंगे तो क्या है इसमें, लगभग सभी राज्यों की भूमि सुधार अधिनियम है, सभी राज्यों के अलग अलग। देखो, अनुच्छेद 31 ख, नवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची में क्या है, भूमि, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, मुंबई अधिकृत कृषि भूमि अधिनियम, मुंबई मालिकी भू अधिकृत उत्पादन अधिनियम, मुंबई तालुकदारी भू धृति उत्पादन अधिनियम, पंचमहल मेहवासी भू धृति उत्पाद। तो सभी, लगभग सारे कानून इसके अंदर डाले गए। नौवीं अनुसूची में जो कानून डाले गए उसको फिर कोर्ट में चैलेंज करना मुश्किल होता है। ठीक है ना, उसको संरक्षण दिया गया ताकि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करे तो भी दिक्कत ना हो। तो भूमि, खेती, भूमि, ये सब जो भी था, सब या तो संपत्ति को लेके या भूमि को लेके सारे कानून बनते चले गए। ठीक है, सभी कानून भूमि और संपत्ति को लेके बने। तो शुरू में जो कानून बने, वो पहले 1951 में पहला ही जो संशोधन हुआ वो मौलिक अधिकार को लेके हुआ, संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया गया थोड़ा सा। ठीक है,
तो इसी को चैलेंज कर दिया गया पहले ही दिन, मतलब पहले ही साल 1951 में ही चैलेंज भी किया गया। कल हमने पढ़ा था कि पहला केस जो आया था वो आया था शंकरी प्रसाद का। ठीक है, पहला केस कौन सा आया था? शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद, ये रहा, शंकरी प्रसाद केस आया था 1951 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जजमेंट क्या दिया? संसद ने तो उसको कम कर दिया, उसके ताकत को, फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा, एक्चुअली मौलिक अधिकार को कम किया गया ना उसमें। तो केस हो गया कोर्ट में। तो केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, तुम कह रहे हो कि आर्टिकल 13 में जब आएगा, आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट को आप छेड़ नहीं सकते हो, मतलब कम नहीं कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद कहा कि आर्टिकल 13 में जो शब्द विधि लिखा हुआ है ना, इस शब्द में सिर्फ सामान्य कानून आते हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं आते हैं इस विधि शब्द के अंदर। इसलिए संसद जो है संविधान का संशोधन कर सकती है, और यहां तक कि मौलिक अधिकार का भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, और ये संविधान का संशोधन आर्टिकल 13 के अंदर प्रतिबंधित नहीं होगा। समझे? ये संशोधन जो है आर्टिकल 13 के अंदर प्रतिबंधित नहीं होगा। इस अधिनियम जो बनेगा, संविधान संशोधन अधिनियम, आर्टिकल 13 के अंदर प्रतिबंधित नहीं होगा। ये चीज समझ में आया, ये वाला केस? ठीक है, मतलब कि संसद ने 1951 में एक अमेंडमेंट किया, मतलब संविधान संशोधन अधिनियम लाया। और ये अधिनियम क्या करता था? मौलिक अधिकार को कम कर दिया इसने। कौन से मौलिक अधिकार? संपत्ति के, उस टाइम संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। ठीक है, इसने मौलिक अधिकार को कम कर दिया। ठीक है ना? तो ये चैलेंज हो गया कोर्ट में। कोर्ट में गया केस, तो कोर्ट ने देखा केस को, कोर्ट ने कहा नहीं, संसद ठीक है अपनी जगह पे, संसद इज राइट, पार्लियामेंट राइट है अपनी जगह पे। क्योंकि जो विधि शब्द है आर्टिकल 13 के अंदर, कि विधि जो वर्ड है उसके अंदर सामान्य कानून होते हैं। मतलब आर्टिकल 13 किसको रोकता है? ऐसे कानून को रोकता है, ऐसे कानून को शून्य करता है, ऐसे विधि को शून्य करता है जो मौलिक अधिकार के अगेंस्ट चल जाए। लेकिन वो विधि जो वर्ड है उसमें सिर्फ सामान्य कानून आएंगे, संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आएगा। तो मतलब कर सकता है संसद अधिनियम बना के चेंज मौलिक अधिकार को। सेम 1965 में सज्जन सिंह केस हुआ, उसमें भी सेम टू सेम हुआ। ठीक है, यही चीज हुई। ठीक है ना? उसके बाद पहली बार क्या हुआ, गोलकनाथ मामले में। ठीक है, अभी तक क्या था? अभी तक ये कहा गया था कि संसद के दो तरह की पावर होती है। संसद के पास दो प्रकार की शक्ति है। कौन सी दो प्रकार? सामान्य शक्ति, सामान्य शासन करने की, ठीक है, और एक है संवैधानिक शक्ति। ठीक है, इस संविधान को बदलने की शक्ति। ठीक है, दो तरह की शक्ति का बताया गया जिक्र अभी तक, सभी केसेस में दो तरह की शक्ति की, सामान्य शासन और संवैधानिक शक्ति। सामान्य शासन में अगर कुछ काम करती है तो विधि आएगा, अगर संवैधानिक शक्ति में कुछ काम करती है तो विधि के अंतर्गत नहीं आएगा, वो आर्टिकल 13 में नहीं आएगा। ठीक है, यही कहा गया पहले और दूसरे केस के अंदर। जब मामला गोलकनाथ केस में गया तो यहाँ क्या हुआ कि एक्चुअली यहाँ पे 17वां संशोधन आया था। इसके बाद फिर से 17वां संशोधन आया था, 1965 के बाद 17वां संशोधन आया था, और इसको चैलेंज किया गया फिर से कोर्ट में। ठीक है, 17वें संशोधन में एक्चुअली क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची में खूब फिर से जोड़ दिया गया कुछ, तो उसको चैलेंज कर दिया गया कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में गया मामला। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने पुराने जो डिसीजन थे दोनों केसेस में उससे हटके कुछ बोला। क्या बोला? मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है। ठीक है, मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है। दूसरा, और क्या बोला? आर्टिकल 13 में जो विधि है उसका एक ही मतलब है, ऐसा नहीं है कि सामान्य कानून अलग है और संवैधानिक अधिनियम अलग होगा। जो भी कानून बनेगा देश में वो आर्टिकल 13 के अंदर ही आएगा। ठीक है। तीसरा क्या चीज बोला? 368 आर्टिकल जो है जिसके अंदर इतना सब बवाल चल रहा है, जिसके अंदर संसद कुछ भी चेंज कर दे रही है, उसमें तो सिर्फ प्रक्रिया लिखी गई है, उसमें शक्ति तो दी नहीं गई है। संविधान को संशोधन की शक्ति तो बताई नहीं गई किसको देनी है, सिर्फ प्रक्रिया लिखी गई है कि कैसे करेंगे। ठीक है, कौन करेगा ये नहीं लिखा गया, किसको शक्ति दी गई ये नहीं लिखा गया, मतलब प्रक्रिया थी उसके अंदर। उसके हेडिंग क्या थी? प्रक्रिया। हमने कल देखा था हेडिंग में।
ठीक है। 368 की हेडिंग में क्या थी, संसद की शक्ति और प्रक्रिया थी ना। तो पहले क्या था, संसद की शक्ति नहीं थी वहां पे 368 में, संसद की शक्ति नहीं थी, सिर्फ प्रक्रिया लिखा हुआ था। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये सिर्फ प्रक्रिया है, और इसका मतलब क्या है कि संविधान में कुछ प्रावधान ही जिन्हें बदल सकते हैं, बाकी नहीं बदल सकते। ठीक है, संविधान में कुछ ही प्रावधान बदल सकते हैं, बाकी नहीं बदल सकते। तो यहां से मतलब एक तरह से रास्ता खुल गया मूल ढांचे का, मूल संरचना का, कि जो नहीं बदला जा सकता वो क्या होगा, क्या क्या चीजें नहीं बदली जा सकती। उस टाइम नहीं बताया, लेकिन सब उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार नहीं बदल सकते, अब इतना कह दिया था गोलकनाथ केस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। उसके बाद आया मामला, उसके बाद संसद के पास ये चीज गई, मतलब संविधान, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई आप संसद फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकते हो। संसद तो ऐसे बैठेगी नहीं चुप, मतलब उसको कुछ काम करना, तो फंडामेंटल राइट कभी ना कभी तो हर्ट होगा ही होगा, मतलब डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो उसने क्या किया, 24वां संशोधन किया। 24 संशोधन जो मेन था संशोधन, इसमें क्या हुआ, 1971 में आया था कि 368 के तहत संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो होगा वो 13 के अंदर प्रतिबंधित नहीं होगा। और 13 में लिख दिया कि इस भाग के जो भी चीजें होंगी 368 वाले के जब आएगा तो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मतलब 13 में लिख दिया कि 368 के आएगा तो मैं नहीं चलूंगा, 368 लिख दिया कि मैं आऊंगा तो 13 नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो दोनों में लिख दिया, 13 भी बदल दिया, 368 में बदल दिया, दोनों में एक एक पॉइंट जोड़ दिया गया दोनों आर्टिकल में। ठीक है, और दूसरा क्या जोड़ा कि दूसरा क्या कहा कोर्ट ने, सॉरी इसने, अधिनियम ने, मौलिक अधिकारों को 368 के तहत बदला जा सकता है, संसद बोल दी। ठीक है ना, संसद ने कहा कि मौलिक अधिकारों को, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों को बदला जा सकता है। ठीक है, 24वां संशोधन हुआ, उसमें कहा गया 368 के तहत जो भी होगा वो 13 के अंदर प्रतिबंधित नहीं होगा, और 13 में लिख दिया कि जो 13 के अंदर होगा 368 के तहत नहीं आएगा। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया, मतलब जैसे ही 368 आता 13 खत्म हो जाएगा, ये लिख दिया गया। समझ गए, 24वां संशोधन था ये। और उसके बाद 25वां संशोधन हुआ। 25वें संशोधन में क्या हुआ, 368 के तहत जो भी होगा न्यायपालिका के दायरे से बाहर हो जाएगा। 368 के तहत जो भी अधिनियम बनाया जाएगा, संशोधन होगा, उसको न्यायपालिका के में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस आधार पे कि वो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रही है और ये सब चीजें हैं। और दूसरा, मतलब ये तो दूसरा था पॉइंट, पहला पॉइंट कर, संपत्ति के अधिकार को और कम कर दिया इनने। 25वें अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को और कम कर दिया। ठीक है, कम कर दिया, हटाया नहीं, अभी तक कम किया गया है। 25वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को और कम कर दिया, और यही बोल दिया कि 368 के तहत जो भी होगा वो कोर्ट में नहीं मान्य होगा। ठीक है, तो अब मामला गया केशवानंद। इसके बाद क्या हुआ, 1900 कुछ ये 1971 की बात है सारी। इसके बाद एक केस हुआ केशवानंद भारती, केरला में। केरला में एक मठ था, मठ, सॉरी मठ, मठ समझते हो ना, मंदिर का जो जमीन होता है, मंदिर जैसा होता है कुछ, आश्रम टाइप। तो मठ की जमीन को सरकार लेना चाहती थी कुछ विकास कार्य के लिए, वहां से वो जमीन चाहिए थी उसको। तो इस कारण दो लोगों में, जो उसका मालिकाना हक जिसके पास था उसमें, वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ केरला है ये शायद। ठीक है, इन दोनों में मामला चला 1973 में, केस हुआ। वही अभी भी वही है, संपत्ति का मामला। ठीक है, अभी भी सेम केस है। मौलिक अधिकार में क्या है, संपत्ति की, संपत्ति जो मौलिक अधिकार है उसका सरकार कितने हद तक संसद उल्लंघन कर सकती है, कितना लेवल तक। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस गया। अब केशवानंद भारती पढ़ते हैं हम आज से। ठीक है, कल तक इतना कर लिया था हमने, रिकॉर्डिंग ऑन। तो केशवानंद भारती मामला गया 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, गोलकनाथ के मामले को, गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को फिर से खत्म कर दिया। गोलकनाथ मामले क्या कहा था उसने, कि सुप्रीम को संसद मौलिक अधिकारों को बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ मना कर दिया कि नहीं वो गलत है, बदल सकती है। ठीक है ना, और उसने कहा 24वां संशोधन जो है वो भी ओके है, और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, मतलब कम कर सकती है, अथवा किसी अधिकार को वापस भी ले सकती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कर दी, मतलब इतना तो कर दिया तो आपको लगेगा कि गलत किया ना थोड़ा सा, मतलब कि संसद के साथ ही चली गई वो एक तरह से। ठीक है, अगर यहाँ हम देखें तो क्या बोला इसने, इसने बोला कि
मौलिक अधिकारों को संसद बदल सकती है, मतलब परिवर्तित कर सकती है, मतलब कम ज्यादा कुछ भी कर सकती है। ठीक है, संसद परिवर्तित कर सकती है। तो ये क्या हो गया, ये तो गोलकनाथ के अगेंस्ट चला गया। गोलकनाथ केस को ओवर रूल कर दिया इसने, मतलब उससे अलग अलग डिसीजन दे दिया, अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, अगेंस्ट में चला गया, खिलाफ चला गया। ठीक है ना। गोलकनाथ मामले में क्या कहा था कि संसद जो है, ऊपर आप देखोगे गोलकनाथ मामले में, तो यहाँ क्या अपरिवर्तनीय बोला था मौलिक अधिकार को संसद, सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि मौलिक अधिकारों को संसद परिवर्तित कर सकती है। ठीक है। और उसने दूसरा चीज क्या कहा कि 24वां संशोधन जो है, जिसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में, 24वां संविधानिक संशोधन अधिनियम जो है ओके है, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। लेकिन इसने एक और चीज कही, इसने क्या कहा कि संसद संविधान में कुछ भी बदल दे, कुछ भी बदल सकती है, पर उसके उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती, मूल संरचना को नहीं बदल सकती। समझ गए, मूल संरचना को नहीं बदल सकती। यहाँ क्या कह दिया उसने, मूल संरचना को नहीं बदल सकती, किसकी, संविधान की मूल संरचना। तो यहाँ मूल संरचना कॉन्सेप्ट दे दिया संसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया, संविधान की मूल संरचना, नया सिद्धांत आ गया और व्याख्या की। इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संसद संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। ठीक है ना, को हटाना ही को बदलने की शक्ति नहीं देते। ठीक है, मतलब 368 के तहत भी उस संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, वापस ले सकती है, जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सीमित नहीं कर सकती, सॉरी, सीमित नहीं कर सकती या वापस नहीं ले सकती, जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हुए हैं। मतलब जो कुछ भी करे उस संविधान के अंदर, लेकिन अगर वो मूल संरचना को हर्ट करता है, मतलब कि छेड़ डिस्टर्ब करता है, तो गलत कर दी, असंवैधानिक हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए यहां तक। तो संविधान के मूलभूत ढांचा, मूल संरचना या मूलभूत ढांचा एक ही शब्द है, कि सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय ने आगे भी केसेस में व्याख्या करी है। तो इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा, संविधान में कुछ भी बदल सकती है लेकिन मूल संरचना को नहीं बदल सकती। मूल संरचना का मतलब, या फिर बोल सकते हैं इसको मूल ढांचा। क्यों कहा ऐसा, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब इतना नहीं नियंत्रित किया जाएगा, तो सब क्या होगा कि शासन, जिसको हमने शासन करने के लिए रखा है, वो उस प्रक्रिया को ही बदल देगा जिससे शासन कर रहा है वो। समझ रहे हो, जिसको हमने शासन करने के लिए रखा है, वो उस प्रक्रिया को ही बदल देगा जिससे वो शासन करने के लिए बैठा है, तो क्या होगा। ठीक है ना। तो उसका मतलब ये था कि जैसे पेड़ होता है तो इसकी जड़ें होती हैं, तो आप इसमें कोई भी, इसके तनों में कुछ भी कटिंग करते रहो, कोई भी तना काटो, कोई भी फल काटो, कुछ करो, लेकिन यहाँ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचा क्या है वो कौन बताएगा। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक, वो होता ना कि वो बक्सा बना दिया कि भाई जो मूल ढांचा वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद सब कुछ बदल सकती है, सिर्फ मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, और मूल ढांचा क्या होगा, जो हम बताएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट बताएगी। समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट बताएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में अलग अलग सिद्धांतों को मूल ढांचे में डाला है। ठीक है, अलग अलग मामलों में अलग, जैसे कि उसके बाद कौन से केसेस आए, इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975। ठीक है, सेम चीज को बोला गया कि मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ठीक है, इस मामले में क्या हुआ था, 39वां संशोधन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, 39वें संशोधन में क्या था, 39वां संशोधन अधिनियम 1975 में आया था। इसमें इसमें क्या लिखा था कि प्रधानमंत्री
एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। ठीक है, एक्चुअली उस साल उसको क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ चुनावी मामलों में कुछ सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने, संसद ने एक पास किया बिल, अधिनियम बनाया कि 39वां संशोधन अधिनियम, उसमें बोल दिया है कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित जो भी चुनावी मुद्दा होगा उसमें न्यायालय नहीं देख सकते। लेकिन न्यायालय ने क्या कहा, यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे को चोट करता है। समझ रहे हो, मूल ढांचा क्या है, न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, समझ गए। तो 39वां संशोधन जब हुआ, इसके बाद फिर से 39वां संशोधन हुआ, 20 राखी आई, 39वां संशोधन हुआ, 39वां संशोधन संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया। उसमें क्या कहा, में क्या कहा, अधिनियम 1975 में आया। इसमें संसद ने क्या दिया, क्या बताया गया कि प्रधानमंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री और स्पीकर, इन दोनों के चुनाव को लेकर, चुनावी विवाद को न्यायालय में नहीं रखा जा सकता, तो न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर करना है, बाहर कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया, 39वें संशोधन अधिनियम ने 1975 में प्रधानमंत्री और स्पीकर से रिलेटेड जो भी चुनाव विवाद होगा उसको न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया। तो इसको क्या हुआ, इंदिरा गांधी नेहरू केस 1975, और 39वां संशोधन जो था वो असंवैधानिक कर दिया। ठीक है, असंवैधानिक हो गया 39वां संशोधन, मतलब खत्म। बोला कि ये जो चीज है ना, ये मूल ढांचा है और तुम इसको नहीं छीन सकते तुम हमसे, मतलब हम हर कानून को जो लास्ट वो होगा वो हम ही देखेंगे। समझ रहे हो, कानून सही है कि गलत है वो हम ही देखेंगे, मतलब न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर नहीं कर सकते जो चीज, इस चीज को।